हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। अच्छा, ये है ईयर 2020 का मई जून 21 वेरिएंट 1 है और उसका हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। अच्छा देखें क्या कह रहा है। चिपू ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एस। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2020। सो 30th April 2020 इज़ माई क्लोजिंग डेट। मेरा साल ख़त्म होगा 30th अप्रैल को 2020 को, और जो भी एडजस्टमेंट करूँगा मैं इसी डेट को करूँगा। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट है। आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, देन आपको परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, परचेज़ ऑफ फिनिश गुड्स भी है। ठीक है, नॉर्मली हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना ये चाहिए कि सबका सब खुद बनाए, बाहर से कुछ ना ख़रीदें। बट स्टिल अगर कोई बिज़नेस फिनिश गुड्स भी परचेज़ कर रहा है तो इट मीन्स कोई ऑर्डर ऐसा आ गया है जो मेरी डे की कैपेसिटी से ज़्यादा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कैपेसिटी है 100 यूनिट्स बनाने की, मेरे पास एक दिन में ऑर्डर आ गया 120 यूनिट्स और मेरे पास कोई पुराने यूनिट्स भी नहीं पड़े हुए, तो अब मैं 20 यूनिट्स जो हैं फिनिश्ड वो बाहर से परचेज़ करके वो ऑर्डर कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स 38,250। ये फैक्ट्री ऑपरेटिव्स जो हैं बेटा ये आपका डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर। ठीक है। रॉयल्टीज़ पेड टू द इन्वेंटर ऑफ द प्रोडक्ट, जब भी हम रॉयल्टी पे करेंगे वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉयल्टीज़ डायरेक्ट एक्सपेंस वो ऐसे ही देता है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस कह देगा या तो रॉयल्टीज़ है। फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर दिया हुआ है। रेंट एंड इंश्योरेंस है। अब भी मुझे ये नहीं पता ये रेंट एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री का है या ऑफिस का है। अच्छा, फैक्ट्री मशीनरी है हमारे पास जिसकी कॉस्ट है 60,000, उसका पुराना डेप्रीसिएशन है 21,600। इन्वेंटरी 1 मई को दी हुई है, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी मेरी ओपनिंग इन्वेंटरीज हैं। ऑल दीज आर माई ओपनिंग इन्वेंटरीज। ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब एडजस्टमेंट करवाएगा वो। फैक्ट्री मशीनरी इज़ डेप्रीशिएटेड 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने फैक्ट्री मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से पहले पुराना डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट है 60,000, उसमें से उसका पुराना डेप्रीसिएशन माइनस करो 21,600। जो भी आंसर आएगा दैट्स योर नेट बुक वैल्यू, और उस पर अप्लाई हो जाएगा 20%। ठीक है बेटा। द डेप्रीसिएशन इज़ 7680। उसके बाद कह रहा है रेंट एंड इंश्योरेंस इज़ टू बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस। अब देखिए उसने मुझे बता दिया कि जो रेंट और इंश्योरेंस है वो सारा का सारा ना ही ऑफिस में लेके जाना है और ना ही सारा का सारा आपने फैक्ट्री का है, तो आपने इसको स्प्लिट करना है इक्वली, 50-50 कर देंगे। तो जो रेंट एंड इंश्योरेंस है यहाँ लिखा हुआ, इसको मैं कहूँगा दिस रेंट एंड इंश्योरेंस इज़ ऑफ फैक्ट्री। सही है, तो इसको हाफ़ कर दूंगा, सिर्फ हाफ जाएगा फैक्ट्री के अंदर, बाकी हाफ ऑफिस में। वो हाफ कैसे होगा, 28,000 डिवाइडेड बाई 2, 14,000 जो रेंट है और इंश्योरेंस है वो फैक्ट्री में जाएगा, और बाकी रिमेनिंग 14,000 ऑफिस का रेंट एंड इंश्योरेंस है वो ऑफिस के एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट इज़ द एनुअल सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइज़र इज़ 28,500। ये फैक्ट्री का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताया। एंड देन यू हैव क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसने मेंशन किया हुआ है कि दीज आर यूर क्लोजिंग इन्वेंट्री, और डेट भी दी हुई है, हम डेट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दें, तो सिंपल आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उससे आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकते हैं। उसका फॉर्मेट क्या है, हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये लिखा हुआ 3120। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल में आप ऐड करवाएंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 46,500। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग ऐड करवाते हैं अगर कोई कैरेज इनवर्ड है, सही है, और हम माइनस करवाएंगे अगर कोई परचेज रिटर्न ऑफ मटेरियल है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट करवाएंगे मटेरियल की, विच इज़ 3,000। इनको सॉल्व करके आंसर बाहर लिखेंगे। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
ठीक है। इसमें हम लोग ऐड करवाते हैं डायरेक्ट लेबर। अच्छा, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी कहलाती है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब डायरेक्ट लेबर ऐड करवाएंगे। डायरेक्ट लेबर किस नाम से दिया हुआ है, उसने बोला है वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स 38250। एक ही है तो डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ 38250। अब ऐड करवाएंगे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कह रहा है रॉयल्टीज़ टू द इन्वेंटर 7690। एक ही है इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख दी। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो डायरेक्ट लेबर है और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, सारी डायरेक्ट कॉस्ट आ गई। इन तीनों को ऐड कराएं। द आंसर इज़ 92560। सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट जब ऐड होती हैं, जो आंसर आता है उसको मैं वो कहता हूँ कि ये है मेरी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करवाएंगे फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया आपने, अब आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखोगे। अब रिमेनिंग फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सबको हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस 4500। देन वी हैव फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर 5325। उसके बाद है हमारे पास रेंट एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री का। उसके बाद है हमारे पास फैक्ट्री मशीनरी का डेप्रीसिएशन। एनुअल सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र 28500। ये सारे के सारे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, इनका सम करके बाहर लिखें। इसको इस फिगर में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करनी है। वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट देखें, हमेशा याद रखें ओपनिंग इन्वेंट्री किसी भी चीज़ की वो ऐड करते हैं और क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 5400 एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज़ 5590। इनको सॉल्व करके आंसर बाहर लिखें। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो वो ऊपर वाली फिगर में से माइनस होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाली फिगर में प्लस होगा। आंसर इज़ 152,375। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखें, इसके बाद ये कह रहा है प्रिपेयर चिप्पूज इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन। इनकम स्टेटमेंट कह रहा है लेकिन आगे मेंशन किया है कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मींस यू नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट टिल ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रेवेन्यू। रेवेन्यू है 254,000। इसमें से माइनस होता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज़ 8220। इसमें ऐड करवाऊँगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी निकली है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की 152,375। और फिनिश गुड्स अगर परचेज़ किए तो वो भी ऐड कराएं। हमारे पास परचेज़ ऑफ फिनिश गुड्स थे 59,000 के हमने परचेज़ किए। इसमें कैरेज इनवर्ड अगर है तो वो ऐड करवा दें। अगर फिनिश गुड्स परचेज़ करके आपने रिटर्न भी किए तो वो सब्ट्रैक्ट करवा दें। और अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स फॉर ओन यूज़ फिनिश गुड्स लेके गया है तो वो भी सब्ट्रैक्ट करवा दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो अब मैं डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स माइनस कराऊंगा, विच इज़ 7885। आंसर इज़ 211710।
दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये इस फिगर में से माइनस हो जाएगा। 42290 इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप देखें नीचे आगे आप एक एक्सपेंस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक इसने ट्रेडिंग अकाउंट मांगा था, बट दिस इज़ योर आंसर, यहीं तक आपने देना है। आप और एक्सपेंसेस भी माइनस कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू हैव रेंट एंड इंश्योरेंस 14,000 के, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद मेंशन कर दिया है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ग्रॉस प्रॉफिट तक ही बनाना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन द करेक्ट कॉलम to indicate whether each of the following action would increase or decrease चिपू's gross margin। हमने देखना ये है कि ये जो नीचे दो एक्शंस दिए हुए हैं इनकी वजह से नंबर 1 और नंबर 2 मेरा ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। चाहिए पहले तो आप ये देखें कि फार्मूला ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स या रेवेन्यू और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100। सही, ये फॉर्मूला। अब पहला एक्शन उसने क्या बताया है, वो कह रहा है इंक्रीज़ वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र। इससे होगा क्या, जब भी नंबर 1 अब फैक्ट्री सुपरवाइज़र की वेजेस इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आके ऐड होती है इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, क्योंकि वो ऐड होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होगी तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर डिक्रीज़ हो रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपका ग्रॉस मार्जिन जो है वो इस एक्शन की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या कहा, रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। सारी चीज़ें सेम है, लेकिन कस्टमर्स को जो डिस्काउंट देते थे वो अब आपने कम कर दिया या ख़त्म कर दिया। सही है। देखिए, जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ना कस्टमर को, तो उसकी वजह से हमारी सेलिंग प्राइस जो है ना वो कम हो रही होती है, सेलिंग प्राइस, उसकी वजह से सेल्स की वैल्यू कम हो रही है। अब जैसे ही आप ट्रेड डिस्काउंट कम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करेगी और कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया और आपकी इनकम स्टेटमेंट ऐसी है कि 100 रुपये की आपने सेल्स की, कॉस्ट उन गुड्स की थी $60 की और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था $40। तो इस वजह से आपका ग्रॉस मार्जिन कितना था, 40/100 इंटू 100 इज़ इक्वल्स टू 40%। लेकिन अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो सेल्स आपने लिखी हुई ना, इसमें $10 आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अब आपने बोला नहीं जी अब आप नहीं देंगे डिस्काउंट, तो अब आपकी सेल्स कितनी होगी, 110, कॉस्ट तो वही है 60, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 50 हो गया। और अब जब आप ग्रॉस मार्जिन निकालेंगे 50/100 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 50%। सही है। बस आपने ये याद रखना है कि वो एक्शन जिनकी वजह से दूसरी चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो ग्रॉस मार्जिन पे इफेक्ट आएगा, और इसकी वजह से आपका ग्रॉस मार्जिन जो है ट्रेड डिस्काउंट कम करने की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए ये लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, चिपूज इज़ कंसिडरिंग कन्वर्टिंग हर सोल ट्रेडर बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। सोल ट्रेडर है उसका और वो कंपनी बनाना चाह रही है, बिकॉज शी थिंक्स दैट दिस विल मेक इट ईजियर फॉर हर टू ऑब्टेन फाइनेंस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। उसको लोन लेना है और ऐसी बात है कंपनी को लोन मिल जाता है आसानी से, तो इसलिए वो कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाह रही है। एडवाइस चिपू वेदर और नॉट शी शुड कन्वर्ट हर बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनेंस। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखें आपसे वो जाहिर सी बात है कंपनी में जब बिज़नेस कन्वर्ट होता है उसके फ़ायदे और नुकसान पूछ रहे हैं, तो आपने सोल ट्रेडर के फ़ायदे नुकसान बताने हैं और कंपनी के फ़ायदे नुकसान बताने हैं, बट आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि उसका मकसद यह है ताकि बिज़नेस को लोन मिल सके। तो आपने हर अपना आंसर इसी से रिलेट करना है। तो अब देखिए पहले तो आप एडवांटेजेस लिख दें,
अच्छा याद रखिएगा, आपने जब लिखना है तो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। क्या एडवांटेज लिखेंगे? जब आप कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो पहला तो एडवांटेज ये है कि ईज़ियर टू ऑब्टेन लोन, जिस वजह से आप कन्वर्ट होना चाह रहे हैं वो आपके लिए वाकई में आसान हो जाएगा। दूसरा कंपनी का फ़ायदा क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर। ये अब आपका फ़ायदा हो गया कि अब आपकी जो पर्सनल एसेट है वो रिस्क पे नहीं है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो चुकी है। एक और बात आप उसको बता सकते हैं कि आप लोन के अलावा शेयर्स भी मार्केट में इशू करके उससे भी पैसा फाइनेंस रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एडवांटेजेस हो गए। आपने इसके बाद लिखने हैं डिसएडवांटेजेस। जब आप लोन लेने जाओगे, भले आपकी लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी हो या सोल ट्रेडर हो, आपने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लिखवानी है। अब जब आप कंपनी बनने चाह रहे हो तो इस कन्वर्जन में कॉस्ट है, मतलब खर्चा होगा आपका ठीक ठाक। ठीक है, अब जब आप कंपनी बन गए हो तो आपको अपने फाइनल अकाउंट्स पब्लिक करने, सही, और फाइनल अकाउंट्स स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है ना, वो कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, ये आपने ऐसे 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस भी लिख दें, और आखिर में क्योंकि वो एडवाइस मांग रहा है तो आपने एडवाइस लाजमी लिखनी है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस लिख दिए, या 2 एडवांटेजेस 1 डिसएडवांटेज, या 2 डिसएडवांटेज 1 एडवांटेज लिख दिया, लेकिन आखिर में एडवाइस लाजमी लिखनी है, सही है, उसका 1 मार्क है। तो आपकी एडवाइस ऐसे हो सकती है कि माई एडवाइस टू चिपू कि शी मे कन्वर्ट हर बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। तो इस वजह से होगा ये कि उसका जो फाइनेंस रेज करने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आसानी से फाइनेंस रेज हो जाएगा, पैसे लोन भी मिल जाएगा, शेयर्स भी इशू करके ले सकती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि माई एडवाइस टू चिपू दैट शी मे नॉट कन्वर्ट हर बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इससे उसका जो कंपनी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है वो कॉस्टली है, पैसा खर्च होगा ठीक ठाक, और उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल प्रोसेस है अकाउंटिंग वगैरह करना, वो सारा का सारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो प्रॉब्लम फेस होंगी। ये आप रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है बेटा।